कैसे हैं मेरे साथियों। मैं आस रखता हूं कि आपकी स्टडी बहुत अच्छी जा रही होगी। आप एसएससी की या फिर जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे आपकी बहुत बढ़िया जा रही होगी। उस स्टडी को आगे बढ़ाते हुए कल हमने हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन देखे थे अर्ली वैदिक पीरियड के, कि कैसे हमने देखा था कि अर्ली वैदिक पीरियड में आर्यंस इंडिया में आते हैं। मैंने एक थ्योरी बताई थी आपको मैक्स मूलर की, कि इसको माना जाता है कि सेंट्रल एशिया से होते हुए ये इंडिया में पहुंचते हैं। और एक बुक है जैंडअवस्था जो इसको बताती है कि इंडिया में वो आए थे। और हमने देखा कि इसका जो कार्यकाल है वह 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक है। इसकी बातें हमने कल को की थी। एसएससी में ऐसे क्वेश्चन जो जिसके ऊपर मैंने राउंड किया है वो पूछे जा रहे हैं, उसके ऊपर आपने फोकस करना है। आगे कल हमने जस्ट अ मिनट कल हमने इसकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन देखी थी। मैंने बताया था कि कुल होता है, विशपति होता है, ग्रामीणी होता है, सभा और समिति होता है और सेनानी होता है। इसके बारे में हमने कल चर्चा की थी। इसके बाद हमने इनकी सोशल लाइफ के बारे में देखा था, जिसमें मैंने आपको इनकी हायरार्की के बारे में बताया था कि देयर आर 4 आश्रम सिस्टम, के वो सबको आश्रम के हिसाब से मूव करते हैं। इसके अलावा हमने देखा था कि जो लड़कियों की हालत है बहुत अच्छी है। इसके अलावा हमने देखा था कि सिस्टम में वर्ण सिस्टम है। वर्ण जो सिस्टम है जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्राज हैं, वो वर्ण सिस्टम है, लेकिन उसमें कोई वर्टिकल हायरार्की नहीं है कि कोई ऊंचा है कोई नीचा है। सारे बेस्ड हैं प्रोफेशन के ऊपर और कोई भी अपना वर्ण क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, जब हमने अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ा था। इसके बाद हमने देखा था इकोनॉमी, कि इसकी इकोनॉमी क्या है। तो इकोनॉमी में हमने देखा था कि ये जो कौन कौन से काम करते हैं। मोस्टली इनका काम 2 काम है। एक तो काउज को चराना। जब हम पढ़ते हैं कृष्णा की स्टोरीज तो हम देखते हैं काउज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। इसके अलावा रिलीजन में मैंने आपको बताया था कि 2 ही मुख्य देवता हैं, एक इंद्र है और एक अग्नि है। तो इंद्र और अग्नि अर्ली वैदिक पीरियड में सबसे इंपॉर्टेंट देवता माने जाते थे। इसके बाद साथियों जस्ट अ मिनट, आज चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है लेटर वैदिक एज वाला। लेटर वैदिक एज में मैंने आपको बताया कि 2 खंड हैं, 1500 बीसी से लेके जो पहला है वो है 1000 बीसी तक का, फिर दूसरा है 1000 बीसी से 600 बीसी वाला। इसमें हम देखते हैं कि जो जो सिस्टम वैदिक आर्यन लोगों ने बनाया था उस सिस्टम में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स आनी क्या हो जाती हैं, स्टार्ट हो जाती हैं। तो उसको हम लेटर वैदिक पीरियड कहते हैं। सबसे पहले अगर अच्छी बातों को देखा जाए तो लेटर वैदिक एज में PGW, इसको इंपॉर्टेंट है, पेंटेड ग्रे वेयर, इसका उपयोग बहुत होने लगा था। यानी कि पहले हमने देखा था कि जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे ना, अब उस मिट्टी के बर्तन के ऊपर ग्रे कलर का पेंट भी होता था और उसमें आयरन भी होता था। तो ध्यान रखना इस काल में आयरन का यूज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए हम वैदिक एज को आयरन एज भी कहते हैं। क्वेश्चन आया कि हड़प्पन कौन सी एज है, तो हड़प्पा वाली एज इट इज ब्रॉन्ज एज, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ यूज ऑफ ब्रॉन्ज इन दैट पीरियड। Similarly, when we focused upon a Vedic age or specifically later Vedic age, there is very large amount of iron is used. तो इसमें बहुत ज्यादा आयरन यूज हुआ और हम देखते हैं कि आयरन यूज के होने के कारण ही लोगों ने हल बनाए, हल बनाना इजी हो गया, प्लोइंग करनी, खेती बाड़ी करना इजी हो गया। इसके कारण खेती बाड़ी बहुत बड़े स्तर के ऊपर जाती। तो अर्ली वैदिक में जो काम काउस का था कि ज्यादातर काम काउस को पालना था, रेयरिंग करना था, नाउ दे हैव शिफ्टेड टुवर्ड्स एग्रीकल्चर। तो बहुत बड़ी बड़ी एग्रीकल्चर करने लगे। अभी सोचोगे जब एग्रीकल्चर करेंगे तो क्या होगा, खेतीबाड़ी के लिए क्या चाहिए, लैंड चाहिए, जमीन चाहिए। तो हम देखते हैं कि लड़ाई झगड़े हैं लैंड के लिए वो बढ़ने लगते हैं। उससे जो राजा है, जो पहले राजन था,
अब उसका मन करता है कि अपनी प्रजा को बहुत ज्यादा लैंड लेके दूं। तो इसके कारण हम देखते हैं कि जो उनके अंदर जनपद थे वो बड़े होने लगते हैं। उन जनपदों को ही आगे जाके महाजनपद कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि जो महाजनपद है, जैसे कुरु, जैसे पंचाला, जैसे मगधा, वो सारे महाजनपद लेटर वैदिक पीरियड में ही बनने स्टार्ट होते हैं। और एग्रीकल्चर बढ़ने से जो राजा की पोस्ट है, क्योंकि अभी ज्यादा प्रोडक्टिविटी होने के कारण उनके पास ज्यादा स्टोरेज होने लगी सामान की, तो राजा का काम क्या था, उनकी प्रजा की रक्षा करना। तो प्रजा क्या कर रही है, अभी उसको बहुत ज्यादा खाना भेज रही है, बहुत ज्यादा वस्तुएं भेज रही है। इसके कारण राजा की जो पावर है बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। हम देखते हैं कि जब लेटर वैदिक पीरियड में पहले हमने स्टार्ट किया कि वैदिक एज में तो क्या था कि मोस्टली जो इंडस से लेके सरस्वती तक का इलाका है, यानी कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, वहां तक फैला हुआ था। तो एक तरफ अरेबियन सी है, इसकी तरफ क्या है, बे ऑफ बंगाल। तो अगर क्वेश्चन आए कि लेटर वैदिक एरिया में कौन कौन सा एरिया कवर था, तो इन लोगों को दोनों के बारे में मालूम था। इनके लिए यही वर्ल्ड था कि वर्ल्ड की एक तरफ क्या है, अरेबियन सी है, दूसरी तरफ क्या है, पानी, बे ऑफ बंगाल आ गया। तो जो सारा जो एरिया है ये क्या है, हमारा वर्ल्ड है। तो ध्यान में रखना, लेटर वैदिक तक जो आर्यन पे पहुंच जाते हैं, बे ऑफ बंगाल। आपने एक महाजनपद पढ़ी होगी, हम पढ़ेंगे आगे जाके मगध। तो मगध बहुत ही फेमस जनपद है जो आज के बिहार में है और बे ऑफ बंगाल के बहुत पास है। आगे जाके हम देखेंगे जितनी 16 महाजनपदें थी ना, उसको जे मगध राज्य वाले जीत लेते हैं और जीत के हम देखेंगे कि भारत का निर्माण होता है। तो भारत का निर्माण कैसे हुआ, सबसे पहले जो छोटी छोटी 16 महाजनपदें थी जो लेटर वैदिक पीरियड में बनती हैं, वो उसको जीतता है कि मगध राज्य। फिर मगध के बाद हम उसको भारत कहना स्टार्ट करते हैं, फिर भारत का एक राजा बन जाता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, साथ साथ में रहेंगे तो आपको सभी बातें मालूम होंगी। तो चलो, मैं बता रहा था आपको कि ऐसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो हमारा ज्योग्राफिकल रीजन है वो काफी बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर कोई नेगेटिव बातें करें लेटर वैदिक पीरियड की, तो सबसे पहले वुमेन की पोजीशन बहुत डिक्लाइन हो जाती है। हम देखते हैं कि पहले जिस वुमेन को लोग सभा और समिति में बुलाते थे, हम देखते हैं कि लोपमुद्रा एक बहुत बढ़िया वेदा को पढ़ने वाली स्त्री हुई है, फीमेल हुई है ऋग्वेदिक काल में। तो इससे हमें मालूम चलता है कि लोग शिक्षा देते थे लड़कियों को पढ़ने के लिए। उनको कोई भी कार्य, कोई शुभ कार्य करना होता था तो लड़की को बुलाते थे। लेकिन हम देखते हैं धीरे धीरे जो डाउरी सिस्टम है वो आना स्टार्ट होता है। ऋग्वेदिक में भी डाउरी था, दाज प्रथा थी, लेकिन उसमें क्या था कि कोई मांगता नहीं था, जितना मन करे एक फादर अपनी बेटी को देता था। लेकिन धीरे धीरे समय जाने से वो डाउरी सिस्टम ज्यादा प्रिवेलेंट होने लगता है अपनी सोसाइटी में। दैट्स वाई के लोग वुमेन को एक सौरव की तरह देखने लग जाते हैं कि वुमेन क्या एक सौरव है, इसने घर को जाना ही है, लेकिन साथ साथ में बहुत ज्यादा डाउरी लेके जाएगी। तो लोग, और एग्रीकल्चर, मैंने आपको बताया एग्रीकल्चर बढ़ रहा है, तो जिसके कारण लोगों को चाहिए कि लड़का ही एग्रीकल्चर कर सकता है। आज भी हम देखें आज के कंटेक्स्ट में तो इंडिया में मेल पॉपुलेशन ज्यादा है। उसका कारण क्या है, कारण यही है कि हमें लगता है कि एक लड़का ही, एक बॉय ही क्या कर सकता है, खेती बाड़ी कर सकता है, एग्रीकल्चर कर सकता है, एक बॉय ही ट्रैक्टर चला सकता है। तो जिसके कारण हमारे यहाँ इंडिया में हम देखते हैं कि वुमेन की पॉपुलेशन कम है। तो ये बात पीछे से चली आ रही है, हमारी वेदा से चली आ रही बातें। आगे बढ़ते हैं साथियों, हम देखते हैं कि जो हमारा 4 आश्रम सिस्टम था वो भी ज्यादा फिक्स्ड हो जाता है कि हर 25 साल तक ब्रह्मचारी रहना है, इसके बाद गृहस्थ में जाना है। तो इस बारे में एक जबला उपनिषद है, उसके बारे में काफी विस्तार से समझाया गया है हमारे 4 आश्रम सिस्टम के बारे में। साथियों, अगर हम देखें 4 तरह की पॉटरी है। सबसे पहले कौन सी आई, ब्लैक एंड रेड, फिर ब्लैक एंड स्लिप्ड वेयर, फिर पेंटेड ग्रे वेयर एंड फिर क्या आई, रेड वेयर आई। तो क्रोनोलॉजी चलती है, पता करना हो कि कौन सा काल है तो उसको हम यूज करते हैं इससे पॉटरी से कि कौन सी पॉटरी है। अगर वो ब्लैक एंड रेड है तो पहले वाला काल है, फिर इसके बाद एडवांस हुआ, फिर और एडवांस हुआ, फिर और एडवांस हुआ।
तो अगर हमें पॉटरी मिलती है तो पॉटरी हमें उस काल के बारे में बता सकती है कि कौन सा काल था जिस टाइम पॉटरी बनी थी। ऐसे जो ASI है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो काम करता है खुदाइयों से, उससे उसकी कार्बन डेटिंग करके हम मालूम कर सकते हैं कौन सी एजेस है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम करें बात सोसाइटी की, तो पहले तो मैंने आपको बताया कि सोसाइटी सबसे पहले लेटर वैदिक काल में जो 4 वर्ना सिस्टम थे, तो वर्ना सिस्टम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास, जिसमें जो शूद्रास थे वो तीनों को संभालते थे। लेकिन मैंने बताया कि ऋग्वेदिक काल में क्या है, वो सभी किसके ऊपर है, प्रोफेशन के ऊपर। लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं कि सिस्टम में रिजिडिटी आ जाती है। बोलेंगे कि भाई ये सारे जो हमारा वर्ण है वो क्या है, पिता पुरखी है। इट डिपेंड्स अपॉन आवर फादर, कि चाहे मेरा पिता ब्राह्मण है, अगर मैं लड़ने के लिए जाऊं तो भी मैं क्या रहूंगा, ब्राह्मण ही रहूंगा। वैसे कहने की बात है, लड़ने के लिए ब्राह्मण नहीं जाते थे, क्षत्रिय काम क्षत्रिय वाला ही हो गया, वैश्य काम वैश्य वाला ही हो गया। और ब्राह्मण जो पढ़ाते हैं उनको ऊंचा माना गया कि जो पढ़ा रहे हैं, एजुकेटर हैं, टीचर हैं, तो उनको ऊंचा माना गया। क्षत्रिय को इसके नीचे, वैश्य को इसके नीचे। लास्ट में इसके बाद क्या आते हैं, शूद्राज आते हैं, जो सभी के काम करते हैं। अगर कोई शूद्रा किसी ब्राह्मण या क्षत्रिय की बेटी से शादी कर लेता था तो उसको जात से, वर्ण से निकाल दिया जाता था, और निकाल के उसको चंडाल, हम कहते हैं चंडाल्स बन गए जी। चंडाल्स का क्या मतलब है, बताता हूं आपको, कि अगर कोई शूद्रा कोई उस सिस्टम को तोड़ देता था, कोई ब्राह्मण की बेटी से शादी कर लेता था, तो सभी कहते कि अभी जे हमारे सिस्टम का पार्ट नहीं रहा, इसको दूर कर दो, इसको कोई भी टच नहीं करेगा। तो जो अनटचेबिलिटी है, एक्चुअली हम कहते हैं कि कोई टच नहीं करेगा, वो सिस्टम जहां से निकल के आया, अगर कोई सिस्टम को भंग करता था तो उसको अलग कर देते। फिर वो कहते थे कि जितने तक इसकी पीढ़ियां होंगी ना, चाहे इसका बेटा, आगे का बेटा, आगे का बेटा, कोई भी इसको टच नहीं करेगा, ना ही इसके घर पे कोई जाएगा, ना ही कोई इसके घर के आएगा। अगर कोई इसको अपने साथ बिठाएगा, खिलाएगा, तो उसको भी हम क्या कर देंगे, अपने सिस्टम से निकाल के उसको अनटचेबल बना देंगे। तो हम देखते हैं कि जो SC का शेड्यूल्ड कास्ट अनटचेबिलिटी हम कहते हैं, वो निकल के आई है, वो इस सिस्टम से ही निकल के आई है। साथियों आगे चलते हैं। इन्होंने मैरिज सिस्टम को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया। हम देखते हैं कि 8 तरह की मैरिजेस उस टाइम के ऊपर की जाती थी। थोड़ा नाम के ऊपर ही फोकस करना है। सबसे पहले है ब्रह्म मैरिज, सबसे बढ़िया ब्रह्म मैरिज है, जिसमें एक पिता डाउरी के साथ अपनी बेटी को कहने का मतलब ब्याह शादी करता था। सेकंड है देव मैरिज। देव मैरिज क्या है कि जो पिता है वो एक पंडित को, ब्राह्मण को अपनी बेटी एज अ फीस के रूप में देता था, उसको कहते देव मैरिज। फिर थी अरसा मैरिज। अरसा मैरिज क्या थी कि इसमें एक काओ या बुल एज अ डाउरी के रूप में दिया जाता था, एज अ टोकन, तो इसको भी अच्छा माना गया। चौथी है प्रजापति। प्रजापति हम देखते हैं कि कोई मैरिज विदाउट डाउरी हो रही है, एंड ब्राइड प्राइस, इसमें डाउरी नहीं लेते, लेकिन ब्राइड का प्राइस, इसमें ऐसा नहीं कि खरीदा जा रहा है, लेकिन एक दूल्हा एक लड़की के पिता को एक राशि देता था कि मैं आपकी लड़की से शादी कर रहा हूं। सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन आज भी जिस सिस्टम एग्जिस्ट करता है अपने नॉर्थ ईस्ट के राजा, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे ना तो वहां पे डाउरी नहीं, इसके उल्टा है। वो कहते हैं कि आपका एक सदस्य लेके जा रहे हैं तो आपका जो खाना पीना इकोनॉमी है वो इफेक्ट होगी, तो इसके बदले, ब्राइड के बदले वी आर गिविंग यू सम मनी। तो ऐसी मैरिजेस पहले भी होती थी, इसको प्रजापति मैरिजेस कहा जाता था। साथियों ये चारों मैरिज ध्यान में रखना, ब्रह्म, देव, अरसा, प्रजापति, these all 4 marriages were allowed in that society. बट गंधर्व मैरिज क्या है, लव मैरिज थी कि दोनों लड़का लड़की कहने का मतलब राजी हैं, उसको गंधर्व मैरिज कहते थे। फिर क्या थी असुरा। असुरा क्या है कि परचेज कर लिया, आपने धक्के से किसी लड़की को परचेज किया है, वो क्या थी, असुरा। फिर क्या है राक्षस, आपने उसको कैप्चर कर लिया, कैप्चर किया और कैप्चर करके शादी की। फिर थी पिशाच, इसमें आपने लड़की को कोई नशा खिला दिया, नशा खिला के उसके साथ कहने का मतलब कोई इंटीमेशन करने का कोशिश किया, उसको खिला पिला के शादी की, तो उसको क्या कहते थे, पिशाच। ये चारों तरह की मैरिज कौन कौन सी, गंधर्वा, असुरा, पिशाच और राक्षस, ये मैरिजेस कहने का मतलब अपने सिस्टम में अलाउड नहीं थी। तो कौन सी अलाउड है, ऊपरली चारों
दीज ऑल फोर वर अलाउड इन द सिस्टम एंड इसके लिए सजाएं मिलती थी। तो हम देखते हैं कि ऐसा सिस्टम बनाया गया जहां पे अगर कोई गलती करता है तो उसको सजाएं मिलेंगी। जैसे मैंने आपको बताया कि अनटचेबिलिटी वाला सिस्टम भी वहां से ही लेटर वैदिक पीरियड में स्टार्ट हुआ है। आगे चलते हैं, आगे दैट इज रिलीजन। हमने देखा था कि इन ऋग्वेदिक पीरियड मेनली आर देवता कौन है, इट इज इंद्र, एंड देवी कौन है, इट इज फायर। बट हम देखते हैं कि अभी जो लोग काफी एडवांस हो चुके हैं, पहले था 1000 बीसी, 1500 बीसी, अब 600 बीसी तक जा रहा है काम। तो 400-500 साल हो गए। 400-500 सालों में इन लोगों का जो सिस्टम था वो ज्यादा बढ़िया बन गया। तो अभी जो कह रहे हैं कि इंद्र नहीं, हम किसकी पूजा करेंगे, विष्णु की पूजा करेंगे। तो यहां से विष्णु जो हैं वो क्या बनते हैं, क्रिएटर, जिसको क्या कहते हैं, प्रजापति भी कहा जाता है। ध्यान रखना। तो ब्रह्मा विष्णु महेश 3 तरह के देवता जिस सिस्टम में आते हैं, लोग उनकी पूजा करते हैं। उनमें से भी आगे जाके विष्णु जो हैं वो मुख्य देवता बन जाते हैं। जो विष्णु हैं वो सबसे ज्यादा ग्रैंड पोजीशन कहने का मतलब पैदा कर लेते हैं। ध्यान में रखना, ब्रह्मा विष्णु महेश में ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी का क्या काम है, जन्म देना, तो ये बर्थ गिवर हैं। और महेश का क्या काम है, जान लेना, यानी कि हमारा जीवन पूरा करना। विष्णु का क्या काम है, दोनों के बीच वाला जीवन, कहने का मतलब वो अच्छा चले, जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा जीवन अच्छा चले, उसके लिए काम करना वो किसका काम है, विष्णु जी का काम है। इसलिए आप देखेंगे कि ब्रह्मा जी ने एक बार जन्म दे दिया ना, तो इनकी इंपॉर्टेंस कम हो गई। तो आजकल भी इंडिया में बहुत कम मंदिर मिलेंगे आपको ब्रह्मा जी के। लेकिन महेश, शिव के, ये महेश कौन है, शिव है एक्चुअली। तो शिव के मंदिर आपको ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि लोग डरते थे कि जान जा सकती है। और विष्णु जी के मंदिर सबसे ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि वो बर्थ से लेके एंड तक हमारे क्या हैं, पालक हैं। तो ऐसे करके आज भी इंडिया में ब्रह्मा विष्णु महेश जी के मंदिर हमें देखने को मिलते हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वेदास का, दैट इज वेदास। तो ऋग्वेदिक और लेटर वैदिक काल में हम देखते हैं वेदास की रचना हुई है। तो 4 वेद हैं, आपको मालूम होगा। फर्स्ट इज ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद, चौथा है अथर्ववेद। अथर्ववेद साथियों ध्यान रखना, इनमें से जो ऋग्वेद है सबसे ओल्डेस्ट है, मैंने क्रोनोलॉजी वाइज ही रखा है, सबसे जो ओल्डेस्ट है, एंड अथर्ववेद इज सबसे न्यूएस्ट है। और हम देखते हैं इन तीनों को ट्राइटी कहते हैं, ट्राइटी, तीनों को ट्राइटी कहते हैं, क्योंकि 3 एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कहने का मतलब। चलो आगे चलते हैं, वेदास के बारे में देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया यही बात कि इसको ट्राइटी या त्राय बोला जाता है। जो पहले 3 वेदास हैं, ऋग्वेद, सामवेद एंड यजुर्वेद को। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, पुराना वेद है। हम देखते हैं इनमें से 1028 हाइमन्स हैं। तो इसमें कितने भजन हैं, 28 भजन है, इसको याद रखना है। किसके लिए है, इंद्र को, इंद्र के लिए इसमें भजन है, सन के लिए इसमें भजन है। तो ध्यान रखना, सूर्य को खुश करने के लिए, क्योंकि हम मानते हैं कि ये सारे देवता हैं, चाहे सन हुए, इंद्र हुए, तो उनको खुश करने के लिए हमारे लोगों ने क्या बनाए हैं, भजन बनाए हैं। वो सबको किस में डाला, वेदास में डाला। कौन से वेदा में, ऋग्वेदा में डाला गया। हम देखते हैं इसको 10 मंडल में, उनके 10 चैप्टर हैं, 1 चैप्टर, 2nd चैप्टर, 3rd, 4th, ऐसे करके 10th चैप्टर। तो 10 चैप्टर बनाए हैं इसमें। 10 चैप्टर में अलग अलग लोगों के प्रेस की बातें इसमें कही गई। हम देखते हैं कि इसको गाया जाता है, ये होती है श्रुतिज। श्रुतिज क्या है कि कैसे उनका उच्चारण होगा। तो उच्चारण के लिए हमने ऐत्रेया और पौष्टिक ब्राह्मण्स का क्या किया है, यूज किया है। पूछेंगे कि ऋग्वेद में कौन से ब्राह्मण्स का यूज हुआ है। ये ब्राह्मण वो नहीं है ब्राह्मण जो हम मान, जिनकी ये पर्सन को नहीं किया गया ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या है, एक लिपि होती है जिसके साथ किसी वेदा का उच्चारण किया जाता है। तो सिमिलर लेकर पूछेंगे कि ऋग्वेदा में यही क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन से ब्राह्मण हैं, ऐत्रेय और कौशिक ब्राह्मण का यूज किया जाता है। साथियों याद रखना नेक्स्ट बात कि ऋग्वेदा
में ही आयुर्वेदा, क्योंकि ऋग्वेद कहता है कि हम क्यों आए हैं, व्हाट इज द इंडियन फिलॉसफी। तो बता सकता है कि व्हाट इज इंडियन फिलॉसफी। इंडियन फिलॉसफी है कि हम धरती पे क्यों आए हैं भाई। हम 84 लाख योनियों से निकल के आए हैं, और अगर हम उसको पाना चाहते हैं तो हमें क्या करनी पड़ेगी, अपने देवी देवताओं की अर्चना करनी होगी। तो अर्चना करने के लिए हमें क्या चाहिए, सॉन्ग चाहिए, हमें क्या चाहिए, भजन चाहिए। लेकिन हमारा सिस्टम, हमारे जो वेदास हैं उसमें सिर्फ ये नहीं कि हमने सिर्फ क्या करना है, उनका उच्चारण करना है, हमने अपनी बॉडी को भी अच्छा बनाना है ताकि हमारी बॉडी में अच्छी चीजें जाएं, क्योंकि हमारी बॉडी भी परमात्मा का दिया हुआ एक मंदिर है। आप पढ़ते हो ना कि परमात्मा कहाँ है, अपने अंदर है, अपने अंदर बना हुआ है। तो अंदर है तो अपनी बॉडी भी किसने दी, परमात्मा ने दी। तो परमात्मा ने ये बॉडी दी है तो हमें एज अ गिफ्ट इसको सही रखना है। तो सही रखने के लिए क्या लेके आए, वो आयुर्वेदा लेके आए। तो हम देखते हैं कि जो आयुर्वेदा, जिसमें दोनों बातें हैं कि बॉडी को कैसे ठीक रखना है, क्या खाना है, कब खाना है, वो सारा कुछ किसमें है, वेदा, ऋग्वेदा का ही क्या है, पाठ है। अभी साथियों समा गया, समा जाने से लोगों को लगने लगा कि सिर्फ भजन गाने से नहीं, लेकिन जैसे अगर मैं कोई आपको कविता सुनाऊं, मैं कविता सुनाऊं, आपको लोगों भी क्या है कविता में, लेकिन अगर मैं कविता के साथ म्यूजिक डाल दूं थोड़ा सा, फिर आप कहेंगे कविता बहुत अच्छी बनाई है। अगर कोई सिंगर सीधा गाए, यू से इट इज नॉट अ गुड सिंगिंग, बट इफ वी एड सम म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, तबला, हारमोनियम, देन यू से इट इज वेरी गुड, है ना। दैट्स वाई फिर लोगों को लगा कि यार हमें जो हाइमन्स बनाए हैं उसमें कुछ ना कुछ म्यूजिक देना चाहिए। तो उसके लिए वो क्या लेके आए, सामवेद लेके आए। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ऋग्वेदा का, ऋग्वेदा को कौन गाता था, जो ब्राह्मण जिसको बहुत ज्ञान था ऋग्वेदा का, उसको होत्री कहते हैं। जे भी एसएससी का क्वेश्चन है, इसको याद रखना, उसको क्या कहते हैं, होत्री कहते हैं। सिमिलरली अभी जो प्रीस्ट सामवेद को गाएगा उसको क्या कहेंगे, उद्गात्री कहेंगे। और उद्गात्री में क्या है कि जो हाइमन्स हैं उसके साथ साथ दुनिया जुड़ी हुई है, म्यूजिक जुड़ा हुआ है। हम देखते हैं कि इसके तांड्यम और जनमेजा जो दो ब्राह्मण्स हैं, ब्राह्मण्स फिर बोल रहा हूं कि लिपि है, स्क्रिप्ट है, जिसके साथ ये गाए जाते थे। तो उसको याद रखना है, जो ब्राह्मण वो आदमी नहीं है कोई। तो तांड्यम और जनमेजा ये ब्राह्मण्स अटैच हैं। और याद रखना जो म्यूजिक है, अगर पूछा जाए तो म्यूजिक कहां से आया है, तो भाई म्यूजिक सामवेद का क्या है, पाठ है। तो म्यूजिक सामवेद से क्या है, लिया गया है। आगे चलते हैं, थर्ड है यजुर्वेद। जो भी यजुर्वेद को गाता था, यानी कि प्रीस्ट, जैसे इसका कौन सा, होत्री, उद्गात्री, इसका क्या है, अर्धबाहु। इसको गाने वाला कौन है, अर्धबाहु। हम देखते हैं कि पहले क्या थी कि अभी पहले सिर्फ भजन किया जाता था, फिर म्यूजिक आया। अब वो कह रहे हैं कि साथ साथ में हम क्या करेंगे, यज्ञ करेंगे। हमारी बातें परमात्मा के पास नहीं पहुंच रही हैं, तो जैसे हड़प्पन पहले क्या करते थे, यज्ञ करते थे, तो हम भी क्या करेंगे, यज्ञ करेंगे। हम भी क्या करेंगे, सैक्रिफाइस करेंगे। सैक्रिफाइस करके हम जो बोलेंगे उससे परमात्मा ज्यादा क्या होगा, खुश होगा। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ा ना, जैसा नहीं कि एकदम बन गए, 100 सालों 200 सालों में बने हैं। तो जैसे जैसे सोसाइटी जा रही है वो ज्यादा ग्रो हो रही है। ग्रो होने के कारण अब उनके मन में और ज्यादा इच्छाएं हैं प्रभु से मांगने की, और उनको लगता है कि अगर हमें मांगना है तो हमें उसको खुश करना पड़ेगा। तो पहले जैसे सॉन्ग आए, सॉन्ग के बाद अभी वो क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइसेस करना, यज्ञ करना क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर पूछा जाए यज्ञ सिस्टम किसमें है, तो हम देखेंगे सेक्रीफाइस सिस्टम किसमें है, वो यजुर्वेदा में है। दो तरह के ब्राह्मण यहाँ रखने हैं, शतपथ और तैत्तरीय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्राह्मण हमेशा पूछते हैं और बंदा कंफ्यूज कर जाता है। और शतपथ और तैत्तरीय ब्राह्मण इज द पार्ट ऑफ यजुर्वेदा। लास्ट इज अथर्ववेद। इसको लेटर वैदिक में बनाया गया है, ध्यान में रखना, लेटर वैदिक एज में इसको बनाया गया। बाकी तीनों ऋग्वैदिक एज है उसमें बने हैं। लेटर वैदिक एज में अभी इसमें मैजिकल फार्मूलाज, मैजिक, जादू टूना नहीं हम करते, दोनों तरह के होते हैं जादू टूना, ब्लैक मैजिक और व्हाइट मैजिक। ब्लैक में जैसे नहीं आप पढ़ते कि बाबा बंगाली जी के इसको जादू टूना कर दो, ये इसको ठीक कर दो, मेरी शादी नहीं हो रही शादी करवा दो, है ना, प्रेम विवाह में डाल दो, वो सारे मैजिक सिस्टम है कहने का मतलब। उसके लिए हमारे यहाँ क्या है, अथर्ववेदा है। इसमें सैक्रिफाइसेस के बारे में जो यजुर्वेदा में थी, सैक्रिफाइस क्या कि समा, जैसे नहीं पहले आपने पढ़ा होगा कि आउल को सैक्रिफाइस करना है, उसका क्या टाइम होगा, किसके समय किसका, अगर ये चाहिए तो किसका सैक्रिफाइस करेंगे, वो सारी बातें हमें अथर्ववेदा में जाके देखने को मिलती हैं।
आगे चलते हैं साथियों। इसके अलावा हमारे सिस्टम में उपनिषद भी है। उपनिषद साथियों इसका मतलब है कि किसी गुरु के पास जाके सुनना। तो हमारे यहाँ बहुत सारे उपनिषद हैं, जैसे कि आपको मालूम होगा मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद बहुत ही फेमस उपनिषद है। हमारा जो राष्ट्रीय वाक्य है वो क्या है? सत्यामेव जयते। सत्यामेव जयते। सत्य, सत्य की हमेशा जीत होती है। पूछते हैं वो कहां से लिया गया है? वो कहां से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऐसी बहुत सारे और उपनिषद हैं, कहने का मतलब जो हमें क्या बताते हैं? फिलॉसफी ऑफ वेदा। फिलॉसफी ऑफ वेदा, ये वेदास की क्या फिलॉसफी है, क्या बताना चाहते हैं, हमारी जीवन में कॉम्प्लेक्सिटीज क्यों हैं, हमारा सिस्टम ऐसा क्यों बना, हम कहां जाएंगे, कहां से आए हैं। तो बहुत सारी बातों का आंसर हमें कहां से मिलता है? उपनिषद में मिलता है। इसमें जो गुरु हैं, जो ऋषि मुनि हैं, उनकी बातों को दर्ज किया गया है। तो बहुत सारी अच्छी बातें हैं। हम आगे जाके देखते हैं कि कुछ लोग मानते हैं कि जो बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, वो सारे कहां से आए हैं? उपनिषद के ही पाठ हैं। उनकी जो सारी शिक्षाएं हैं वो उपनिषद से ही क्या है? ली गई हैं। आगे चलते हैं। अगर एक वेदांग है, जितने इंपॉर्टेंट नहीं है, वेदांग भी क्या है कि एक ऋषि जो वेदास को पढ़ रहा है ना, उसको जो 6 बातों के बारे में मालूम होना चाहिए, फिर ही वो वेदा पढ़ सकता है और वेदा को समझ सकता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक है निरुक्ता, इंटोमोलॉजी, वर्ड का उच्चारण। एक शब्द कहां से निकल के आया, वो शब्द कहां से आया है, क्योंकि अलग अलग बंदे ना, आपको मालूम है कि शब्द का अलग अलग मीनिंग निकाल लेते हैं। तो अगर आपको अच्छी तरह से वेदास को समझना है तो आपको वो वर्ड कहां से शुरू हुआ, जैसे कि हम इंग्लिश में एक वर्ड पढ़ते हैं, कोई भी लगा लो, माइसो। तो माइसो का मतलब क्या है? पसंद ना आने वाला, डिसलाइक। तो हम बहुत सारे वर्ड माइसो से बना लेते हैं। माइसो गायनिस्ट है, जो लड़कियों को माइसो गैमिस्ट है। तो माइसो एक वर्ड रूट है। तो उसी तरह हमारी संस्कृत में भी जो बंदा पढ़ रहा है वेदास को, उसको इंटोमोलॉजी के बारे में मालूम होना चाहिए, उसको ज्योतिष आनी चाहिए, उसको कल्प, शिक्षा, छंद, व्याकरण, इसके बारे में मालूम होना चाहिए। वही बंदा क्या पढ़ सकता है? वेदास को पढ़ सकता है, वेदास को समझ सकता है। इसीलिए ब्राह्मण्स ने कहा कि भाई हर एक बंदा ये 6 चीजें नहीं जानता, 6 वेदांग नहीं जानता, इसीलिए सिर्फ हम ही ब्राह्मण्स ही वेदास को पढ़ सकते हैं। साथियों, मैंने बताया वेदा के साथ एक उपवेदा जुड़ा हुआ है। हमेशा जैसे मैंने बताया कि आयुर्वेदा इज अ पार्ट ऑफ ऋग्वेदा, तो हमें जो आयुर्वेदा की शिक्षा है वो ऋग्वेद से मिली है। सिमिलरली अगर हम धनुर्वेद देखें, धनुर्वेद क्या है? तीर, आर्चरी। यू नो आर्चरी इज वेरी फेमस, वाज वेरी फेमस इन इंडिया। हमारे जितने जितने राजा थे वो आर्चरी करते थे। वो आर्चरी हमें कहां से मिली है? यजुर्वेदा से मिली है। तो धनुर्विद्या इज द पार्ट ऑफ यजुर्वेद। गंधर्व वेद, गंधर्व कहते हैं म्यूजिक को, वहां पे मैरिज भी है, गंधर्व मैरिज, लव मैरिज, जहां पे गंधर्व वेदा है। अगर पूछे गंधर्व वेदा किसका पार्ट है? इट इज अ पार्ट ऑफ सामवेद। आर्ट एंड म्यूजिक जितना भी हमारे आता है वो किसका पार्ट है? सामवेद से लिया गया है। सा रे गा मा पा दा नी सा, ये सारी दुनिया वहां कहां से ली गई हैं? गंधर्व वेद से ली गई हैं। और जितना म्यूजिक है वो जहां से लिया गया। जो ये अथर्व वेद की बातें हैं, शिल्प वेद की बातें हैं, आर्किटेक्चर करने वाली बातें हैं, वो कहां से ली गई हैं? अथर्व वेद से ली गई। साथियों, हम देखते हैं कि जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ता है तो लेटर वैदिक एज में लोग बहुत सारी तरह के नए नए सेक्रीफाइस करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा, रामायण में देखा होगा, अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ एक राजा करता था कि जब उसको लगता है कि मैंने अपनी बाउंड्री को बढ़ाना है तो वो क्या करते थे? वो एक हॉर्स छोड़ देते थे। हॉर्स छोड़ देते थे, जहां तक हॉर्स जा रहा है इसका मतलब वो जमीन उस राजा की है। अगर आगे जाके किसी व्यक्ति ने, राजा ने उसको पकड़ लिया, इसका मतलब अब लड़ाई होगी दोनों के बीच, जो जीतेगा जमीन उसकी हो जाएगी। तो ऐसे करके अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। तो हम देखते हैं कि श्री रामचंद्र जी भी
अश्वमेध यज्ञ करते हैं और आगे जाके लव और कुश जो है उनका घोड़ा पकड़ लेते हैं। इसके कारण हम देखते हैं कि रामायण में लड़ाई होती है, वो अश्वमेध यज्ञ है। इसी तरह राजसूया, राजसूया क्या है कि जब एक नया राजा बनता था तो उसके लिए मंत्र उच्चारण किए जाते थे, उसको हम राजसूया कहने का मतलब रिचुअल कहते हैं। एक है वाजपेया, जब राजा का पावर बढ़ जाता था तो राजा शो करने के लिए कि मेरी पावर बढ़ गई, मुझे और घोड़े मिले हैं, मेरी वैल्यू बढ़ रही है, तो उसको शो करने के लिए वो वाजपेया से रिचुअल कहने का मतलब करता था। तो हम देखते हैं कि ऐसे करके तीनों रिचुअल्स इंपॉर्टेंट हैं, राजसूया, अश्वमेध और वाजपेयी। फिर बताता हूं, राजसूया है कोरोनेशन के कारण, जब एक नया राजा गद्दी पे बैठेगा। अश्वमेध जब वो नए इलाके जीतेगा, फिर उसकी पावर बढ़ गई ना नए इलाके जीतने के बाद, फिर लोगों को बताएगा। पहले कौन सा व्हाट्सएप था कि वो मैसेज करेगा भाई देखो देखो मैंने ये इलाका जीत लिया, तो लोगों को बताने के लिए कि देखो मेरी पावर बढ़ गई है, कि मैं ज्यादा सुप्रीम हो गया हूं, मेरे पास ये नए इलाके आए हैं। तो इसके लिए वो कौन सा करेगा, वाजपेयी करेगा। इसमें वो हॉर्सेस की रेसेस भी कराएगा, जो आपने नहीं देखा ऐसे वो हॉर्स के ऊपर बैठे हुए रेसेस कर रहे हैं, वो सारा कुछ वाजपेयी का पार्ट है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे कल्चर में दो एपिक्स हैं, महाभारत और रामायण। एपिक्स का मतलब क्या होता है भाई, लॉन्ग पोएम्स। तो ये दोनों को पोएम्स की फॉर्म में लिखा गया है। अगर पूछा जाए कि दुनिया की सबसे बड़ी पोएम कौन सी है, तो व्हाट इज द लॉन्गेस्ट पोएम, तो इसका आंसर आएगा महाभारत। महाभारत सबसे बड़ी पोएम है। किसने लिखा है महाभारत को, महर्षि व्यास जी ने। तो ये 10th सेंचुरी स्टार्ट हो गए 4th सेंचुरी, तो ऐसा नहीं कि एकदम लिखा गया, ये इसको लिखने में बहुत टाइम लगा, लेकिन ये कहने का मतलब महाभारत महर्षि व्यास जी ने लिखा। और पूछे रामायण किसने लिखी है, तो ये किसने लिखी है, महर्षि वाल्मीकि जी। तो महर्षि वाल्मीकि जी और महर्षि व्यास जी को आपने याद रखना। तो साथियों आज हमने टॉपिक जो देखा वो दो टॉपिक देखे हैं। एक तो लेटर वैदिक एज में क्या क्या हुआ उसके बारे में आपको बताया, फिर मैंने इसके बाद सोसाइटी रिलीजन के बारे में बताया, फिर कुछ जो वेदास की बातें थी उसके ऊपर हमने फोकस किया है। इसके बाद हम कल को जो बनाएंगे वो जो सिस्टम में कमियां आई हैं, लेटर वैदिक पीरियड में जो कमियां आई, लोग ज्यादा सेक्रीफाइस करने स्टार्ट कर गए, लोग ज्यादा लोगों को मटेरियलिस्टिक बन रहे हैं, तो उसको दूर करने के लिए जब ब्राह्मण्स हैं वो कह रहे हैं कि हम ही पढ़ सकते हैं, कोई और नहीं पढ़ सकता, उसको दूर करने के लिए फिर हम देखेंगे कि महात्मा बुद्ध आते हैं और महात्मा बुद्ध उन लोगों को बताते हैं कि सही ज्ञान क्या है, जिसके कारण बुद्धिज्म का स्टार्टिंग होता है। ऐसी बातें हम कल को करेंगे। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।